जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्रों के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए हिस्ट्री के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो उसमें आप लोग कॉपी में आंसर को किस ढंग से लिखेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। इसीलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा ताकि एग्जाम भर मैं आप लोगों को ठीक इसी तरह से हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो मॉडल पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा या फिर जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है तो उसे शुरू से लेकर के देखें और उसके आंसर को भी देखें। तो इसमें सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है पूर्णांक 80, यानी कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें 30 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा और वहीं पर 20 नंबर आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो हिस्ट्री का पेपर है वो 100 नंबर का होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद इसमें जो सबसे पहले आपका पूछा जाएगा वो जो है आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आप लोगों का कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। लेकिन आप लोगों का जो आंसर देना है केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 2 गुने 6 12 नंबर आप लोगों को जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से दिए जाएंगे 6 प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया यानी कि 31वां प्रश्न वह है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय इतिहास जो है प्राचीन काल हो या फिर मध्य काल हो या फिर आधुनिक काल है तो उसमें जो स्वर्ण काल कहा जाता है तो किस काल को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, इसमें लिखना है कि भारत के इतिहास में गुप्त काल यानी कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की जो स्थापना है यानी कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कब? तो ये की गई थी 320 ईस्वी में और ये चला था 550 ईस्वी तक। और इसी काल को जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसमें आगे जो लिखना है कि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ और आर्यभट्ट, कालिदास जैसे विद्वान इसी समय में हुए और देश समृद्ध था और समृद्ध और स्थिर था। इसीलिए इस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया। और दोस्तों, ये जो आपका है ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसका जो उत्तर है आप लोग एक शब्द में भी लिख सकते हैं और अधिकतम 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग गिनती करेंगे तो लगभग जो है इसका आंसर मैंने 50 शब्दों में तैयार किया है। तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इतना ही छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि पितृसत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि पितृसत्तात्मकता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार या समाज में पुरुष को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। पितृसत्तात्मक का मतलब है जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, पिता की प्रधानता होती है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति, निर्णय और वंश पुरुषों से चलता है और महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अधीन रहती है और यह व्यवस्था प्राचीन समाजों में समान रूप से प्रचलित थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि पितृसत्तात्मकता का जो अर्थ होता है जिस समाज में पिता की प्रधानता होती है, पुरुषों की प्रधानता होती है तो उसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं या फिर पितृसत्तात्मकता कहते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो 33वां प्रश्न है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गोत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा कि गोत्र का अर्थ एक ऋषि या पूर्वज से उत्पन्न वंश से है और यह हिंदू समाज में पारिवारिक पहचान का
प्रतीक है और एक ही गोत्र के लोगों के बीच विवाह निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि उन्हें एक ही वंश का माना जाता है। यानी कि जब एक ही वंश से लोगों का जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं। समझ रहे हैं, गोत्र का अर्थ होता है एक ही ऋषि या पूर्वज से उत्पन्न वंश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसके उत्तर को भी देखा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि दीपवंश और महावंश श्रीलंका से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है। और आगे इसमें लिखना है कि इन ग्रंथों में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन, विस्तार और वहां के राजाओं के इतिहास का विस्तृत वर्णन मिलता है और ये पाली भाषा में रचित ऐतिहासिक काव्य है। तो इस तरह से इसका उत्तर भी हम लोगों को लिखना है। इसमें आप एक शब्द में भी इसका उत्तर लिख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ ये श्रीलंका। समझ गए, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है, तो यहाँ पर लिख सकते थे कि दीपवंश और महावंश श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसके उत्तर को भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद ने लाया। इतना भी अगर आप उत्तर लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा और लंबा हम लोग लिखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने ईश्वर की भक्ति को जाति और वर्ग से ऊपर रखा और उनके शिष्यों में कबीर, रैदास और सीताराम भक्त शामिल थे। आगे लिखना है कि उन्होंने धार्मिक एकता और समानता का संदेश दिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देख लिए, समझ भी गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये प्रश्न, और इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है कि गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार होता है और यह ऊंचा और कलात्मक रूप से सजाया गया टावर होता है और जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशी होती है। और गोपुरम द्रविड़ वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका जो VVI क्वेश्चन था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका भी उत्तर हम लोगों ने देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। भारत जो आए थे तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। आप लोगों को पता ही होगा, जो वास्को डी गामा है वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। समझ रहे हैं ना, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और इसके बाद जो है फ्रांसीसी भी आए, इसके बाद स्पेनी भी आए थे और साथ ही साथ अंग्रेज लोग भी भारत आए थे। तो सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली और वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका भारतीयों ने विरोध क्यों किया था, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। सर साइमन के नेतृत्व में ये जो साइमन कमीशन बना था, जो भारत आया था, तो इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए लोगों ने विरोध किया था। आगे इसमें लिखना है कि यह केवल अंग्रेजों से बना आयोग था जो भारतीय शासन सुधार की सिफारिश करने आया था और विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने सर में गोली मारा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय वही थे जिनको भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव, चंद्रशेखर हैं, तो वे लोग अपना गुरु मानते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 8 प्रश्नों के उत्तर को देखा, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते होंगे, उसको समझ गए, 2 छोड़ देना है। इसके बाद जब हम लोग 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेंगे, इसके बाद लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, और यहाँ भी आप लोग का जो है कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, और 6वां प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 3 छक 18 नंबर आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो उत्तर है लगभग 100 शब्दों के आसपास, 150 शब्दों के आसपास में ही देना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। और यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, यानी कि 39वां प्रश्न, वह है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, तो इसका क्या कारण था। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति और उपजाऊ भूमि और लौह खनिजों की प्रचुरता ने इसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। ये बहुत मजबूत साम्राज्य था क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थे, और यहाँ के भूमि में जो है लौह खनिज बहुत अधिक पाए जाते थे, और इसी के कारण ये जो मगध साम्राज्य है वो बहुत ही सशक्त शक्तिशाली बना। इसके बाद आगे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से व्यापार और परिवहन के लिए गंगा नदी का मार्ग उपलब्ध था। गंगा नदी के किनारे ही मगध साम्राज्य उपस्थित था, स्थित था, तो यहाँ से आवागमन के लिए, परिवहन के लिए, व्यापार के लिए जो है ये देखें गंगा नदी का मार्ग उपलब्ध था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखें तो इसमें लिखना है कि बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों ने मजबूत सेना और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, और हाथियों की बड़ी सेना, लोहे के हथियार और केंद्रीकृत शासन प्रणाली ने इसकी शक्ति को बढ़ाया, और राजगिरह और पाटलिपुत्र जैसे नगरों ने इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। तो इन्हीं कारणों से जो है मगध साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य बना था, और यही इसका कारण थे, जो हम लोग अनेकों कारण यहाँ पर देख रहे हैं इसके मजबूती का। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा करें। स्तूप के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। तो इसका जो उत्तर लिखना है हम लोगों को कि स्तूप बौद्ध धर्म के धार्मिक स्मारक थे, जो बुद्ध और उनके अनुयायियों की धार्मिक स्मृति में बनाए जाते थे, है ना, धार्मिक स्मृति में बनाए जाते थे। आगे इसमें लिखना है कि इन्हें बुद्ध के अवशेषों या उनसे जुड़ी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित किया जाता था। आप लोग देखिएगा सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो कैसा है, ये आप लोग देखिएगा एक गोलाकार घर के जैसा होता था, समझ रहे हैं। इसके बाद आगे जो लिखना है कि स्तूप मिट्टी, ईंट या पत्थर से बनाए जाते थे और जिनका आकार अर्धगोलाकार होता था। अर्धगोलाकार का मतलब पूरा गोल नहीं, आधा गोल। आगे इसमें है कि शीर्ष पर हर्मिका और छत्र होते थे जो समान और संरक्षण का प्रतीक थे, और सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची और अमरावती के स्तूप हैं, और लोग इन स्तूपों की परिक्रमा कर श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। स्तूप का जो सांचा है, ढांचा है, वो किस ढंग का होता था और ये किस धर्म से संबंधित है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया 41वां प्रश्न कि अल-बिरूनी कौन था और भारत यात्रा का उसका उद्देश्य क्या था। यह जो अल-बिरूनी है ये विदेशी था, तो ये भारत क्यों आया था और इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फारसी विद्वान था। कैसा विद्वान था, तो फारसी था, फारस से ये भारत में आया था। आगे लिखना है कि वैज्ञानिक और इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
और उसका उद्देश्य भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज को गहराई से समझना था। और आगे लिखना है कि उसने संस्कृत सीखी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी रचना तहकीक-ए हिंद में उसने भारत के समाज, भूगोल, गणित और धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। और वह सांस्कृतिक दृष्टि से निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला महान विद्वान था। ये जो हम लोग देखें, अल बिरूनी कहाँ का था, तो ये फारसी विद्वान था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और भारत आने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखी, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और इसके बाद वो जो है हम लोग जो देखें, उन्होंने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम क्या था, तो उसका नाम है तहकीक-ए हिंद। इसे आप लोग आज जरूर रख लीजिएगा। तहकीक-ए हिंद की रचना किसने की, तो अल बिरूनी ने की थी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि खानकाह से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि खानकाह सूफी संतों के धार्मिक आश्रम या फिर केंद्र थे जहां वे रहते थे। खानकाह क्या था, तो खानकाह सूफी संतों के धार्मिक आश्रम या केंद्र थे जहां वे रहते थे। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। आगे इसमें लिखना है कि उपदेश देते थे और लोगों की सेवा करते थे। और आगे लिखना है कि यह स्थान आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान, प्रार्थना और गरीबों की सहायता का केंद्र होता था। और आगे इसमें दिया गया कि खानकाह में अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सभी का स्वागत होता था, यानी कि इसमें किसी जाति धर्म को नहीं देखा जाता था, सभी लोग आते थे और यहाँ से सहयोग प्राप्त करते थे। इसके बाद दिया गया कि यहाँ भक्ति, सहिष्णुता और समानता की भावना फैलाई जाती थी और सूफी संतों जैसे निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने खानकाहों के माध्यम से सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश दिया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर शरीफ में है। तो ये हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जिसमें आपका पूछा गया था कि खानकाह से आप क्या समझते हैं। तो इसमें पूरा डिटेल से हम लोग समझ गए कि ये खानकाह क्या था और ये यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते थे, यहाँ क्या होता था। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ। दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था, संगम वंश के हरिहर और बुक्का राय ने इसको स्थापित किया था 1336 ईस्वी में। तो इसका जो पतन है किस तरह से हुआ, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ। इसकी जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हुई थी और वहीं पर हम लोग देखें तो इसका जो पतन बताया जा रहा है ये 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। और यह युद्ध विजयनगर के राजा अलिया राम राय और दक्कन सल्तनतों यानी कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा आदि के बीच लड़ा गया और हार के बाद राजधानी हम्पी को लूट लिया गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो हम्पी में थी। इसके बाद आगे दिया गया है और जलाया गया। और इसके अलावा उत्तराधिकार विवाद और कमजोर उत्तराधिकारी और लगातार युद्धों ने साम्राज्य की शक्ति को समाप्त कर दिया और व्यापार मार्गों के नुकसान और राजनीतिक अस्थिरता ने अंततः इसके पतन को अस्थायी बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो तालीकोटा का जो युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, तो उसी के बाद इसका पतन शुरू हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। मुगल काल यानी कि जो बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में और अंग्रेजों के शासन शुरू होने तक इन लोगों का राज था, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था। तो इन लोगों का सिंचाई का जो साधन था वो क्या था, खेती बाड़ी में। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मुगल काल में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न सिंचाई साधनों का उपयोग किया जाता था। क्या क्या साधन थे, तो इस मुख्य साधनों में कुएं, तालाब, नहरें, बावड़ियां और झीलें शामिल थी। यहाँ से लोग सिंचाई का कार्य करते थे। आगे लिखना है
कि अकबर के शासनकाल में बड़ी नहरों का निर्माण हुआ, और जैसे कि फतेहपुर सिकरी नहर, और किसान बैलों से पानी निकालने के लिए रहट या फिर चरखी का उपयोग करते थे। हम लोग देखें तो अब बैल जो है चारों तरफ घूमते थे, और यहाँ जो है एक रहता था और उससे जो है पानी निकलता था और सिंचाई का कार्य होता था। आगे इसमें दिया गया है कि स्थानीय जलाशयों को भी वर्षा जल संचय के लिए संरक्षित रखा जाता था, और इन साधनों से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई और कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। तो इस तरह से मुगल काल में सिंचाई के साधन जो मुख्य थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और साथ ही साथ अकबर के समय में एक नहर बनाया गया था, उसका भी नाम हम लोगों ने देखा कि वो कौन सा नहर था, तो फतेहपुर सिकरी नहर जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, वो पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसकी कौन सी विशेषताएं थी? तो इसको संक्षेप में हम लोगों को लिखना है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके अनुसार जमींदारों को भूमि का अस्थाई स्वामी माना गया, जमीन का मालिक माना गया, और उन्हें निश्चित लगान सरकार को देना था। ठीक है, आगे है कि यह लगान अस्थाई रूप से तय किया गया और जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे, और इस व्यवस्था से राजस्व अस्थिर रहा, परंतु किसानों का शोषण बढ़ गया क्योंकि जमींदारों ने उन्हें अत्यधिक कर देने पर मजबूर किया। ठीक है, अंग्रेजों का जो है इससे जो राजस्व प्राप्ति था वो अस्थिर हो गया, लेकिन किसानों का ज़्यादा शोषण होने लगा क्योंकि अधिक उस लोग से मालगुजारी लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि यद्यपि इसका उद्देश्य कृषि सुधार था, परंतु यह किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। अंग्रेजों ने जो किया बस अपने फायदे के लिए ज़्यादा किया था, तो यहाँ किसानों को फायदा कहाँ से देता, तो इनको नुकसान हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं को लिखें। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या थी? भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है कि नहीं? तो इसकी जो एकात्मक विशेषता है वो क्या है? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी कई दृष्टियों से एकात्मक है, और केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई है, और संविधान की सर्वोच्चता एक ही नागरिकता, एक समान न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं इसकी एकात्मक विशेषताएं है। यानी कि भारत का संविधान जो है वो एकात्मक नजर आता है। भले यहाँ पर 28 राज्य और साथ ही साथ 7-8 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन उन लोगों को पावर कम दिया गया, और सबसे ज़्यादा पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास है। समझ गए? आगे इसमें लिखा हुआ है कि आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य के सभी अधिकार ले सकता है, और इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। और आगे हम लोग बढ़ें तो इसी में जो थोड़ा सा और है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया गया है, आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसको पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। समझ गए? आगे इसमें लिखना है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है, और इन सभी कारणों से भारत का संविधान संघीय ढांचे में एकात्मक सुझाव वाला माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 अति लघु उत्तरीय और 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया अभी तक। इसके बाद आप लोगों का जो नंबर आता है वो आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखिए जिसमें दिया गया कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें, और आप लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 47 से लेकर के 52 तक, यानी कि 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से
जानते होंगे, 2 प्रश्न को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका और ये जो आपका 5-5 नंबर का है, यानी कि 5 चौका 20 नंबर का, जिसमें यहाँ पर आपका पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। भक्ति आंदोलन जो हुआ था तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो विस्तार पूर्वक इसका उत्तर लिखना है। तो इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था और यह आंदोलन 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत से प्रारंभ होकर पूरे भारत में फैल गया और इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समानता की भावना फैलाना था और इस आंदोलन का भारतीय समाज, धर्म, साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोगों को भूमिका बांधना है और इसके बाद जो लिखना है उसमें लिखना है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से प्रभाव पड़े। तो इसमें पहला जो पॉइंट देना है धार्मिक प्रभाव, ठीक है। तो आप लोग जब भी इस तरह का पॉइंट लिखिएगा तो उसको जो ब्लैक पेन से लिखना है और उसको जो अंडरलाइन कर देना है पॉइंट को, ठीक है। और बाकी इधर ब्लू पेन से लिखना है। पेन 2 तरह का प्रयोग करना है, ब्लैक और ब्लू। पॉइंट को लिखेंगे ब्लैक से, अंडरलाइन करेंगे ब्लैक से और इधर जो है इसको ब्लू पेन से लिखेंगे। तो इस तरह से पहला पॉइंट लिखेंगे और इसमें जो लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की एकता और सर्वव्यापकता की भावना को प्रबल किया और आगे लिखना है कि इसने मूर्ति पूजा, कर्म कांड और जातिवाद जैसी कुरीतियों का विरोध किया। आगे लिखना है कि संतों ने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंदिर, यज्ञ, पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। तो इतना हम लोग समझ गए। आगे दिया गया है कि इसने हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की भावना को जन्म दिया। हिंदू मुस्लिम में दोनों में जो है भाईचारा और सद्भाव, सहिष्णुता, तो इसको जो है बढ़ावा मिला। इसके बाद आगे जो हम लोगों को लिखना है उदाहरण स्वरूप जो प्रभाव पड़ा, धार्मिक प्रभाव, तो इसमें लिखा है कि कबीर ने कहा, कबीर जो निर्गुण संत थे कबीर, तो उन्होंने कहा कि हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहमान। समझ गए, यानी कि हिंदू कह रहा है कि हमको राम प्यारा है, तो तुरक मतलब मुसलमान कह रहा है कि हमको जो रहमान यानी कि अल्लाह प्यारा है। आगे हम लोग देखें तो गुरु नानक ने एक ईश्वरवाद और भाईचारे का संदेश दिया। तो ये हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रभाव, और इसमें लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बुराइयों पर प्रभाव किया, प्रहार किया। आगे लिखना है कि संत कवियों जैसे कि रैदास, कबीर, नामदेव, चोखा मेला आदि ने समाज के निचले वर्गों को आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया। जो निचले तबके थे जिसको दास माना जाता था, यानी कि जो 4 वर्ण है ना, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि एक जो है आपका ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा में शूद्र हैं। तो शूद्रों में जो है उन लोगों ने कहा जाए तो उसको ताकत मिली। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसने समाज में समानता, प्रेम और बंधुत्व की भावना को बढ़ाया और इससे समाज में स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार हुआ, क्योंकि कुछ महिला संत जैसे कि मीराबाई, अक्का महादेवी ने धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये सामाजिक प्रभाव था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और इसका भी जो पॉइंट है उसको बोल्ड करके लिखें और नीचे आप लोगों को जो है ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करना है। इसका तीसरा पॉइंट आपका दिया गया सामाजिक प्रभाव, और इसमें जो लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने लोगों को एकता और सहयोग की भावना सिखाई और जिससे भारत में राष्ट्रीय चेतना को बल मिला और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों ने विदेशी शासन के विरुद्ध समान पहचान की भावना को मजबूत किया और आगे चलकर यह भावना भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का आधार बनी। भारतीय राष्ट्रवाद में ये जो धर्म सुधार आंदोलन था तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, अगला जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, भक्ति आंदोलन का
साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो इसमें लिखना है कि भक्ति संतों ने जन भाषाओं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली आदि में साहित्य की रचना की। ठीक है, आगे इसमें लिखना है कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ और तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर, नानक जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग दिखाया। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा। आगे जो लिखना है कि संगीत और भजन कीर्तन की परंपरा विकसित हुई और जिससे भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 पॉइंट देख लिया। और दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा काम आप लोगों को हम दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि तुलसीदास या फिर सूरदास, मीराबाई, कबीर और नानक, तो इन पांचों का एक भी रचना के नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये छोटा सा काम आप लोगों को मैंने दिया, देखते हैं कि आप लोग इतना छोटा सा काम कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव, भक्ति आंदोलन का नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव। तो इसमें लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने आत्मा की शुद्धि, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता और सत्य पर बल दिया और लोगों को सिखाया गया कि ईश्वर भक्त के हृदय में निवास करता है और बाहरी दिखावे में नहीं। अभी जो हम लोग देखते हैं ना, लोग पूजा पाठ करने जाते हैं लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। ये अभी तो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में डालने के लिए लोग कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं, सेल्फी लेते हैं और चकाचक फोटो फिल्टर डाल के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपलोड करते हैं और दिखावा करते हैं। तो ये सही भक्ति नहीं है, समझ रहे हैं। आगे जो हम लोग देखें इसमें लिखा हुआ है कि इससे समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति आई। ठीक है, अंत में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर लिखेंगे तो अंत में निष्कर्ष जोड़ दीजिएगा। तो निष्कर्ष में हम लोग देखें तो लिखना है कि भक्ति आंदोलन ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और इसने लोगों के बीच समानता, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश फैलाया और भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधा और इसके प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों में विद्यमान है। तो ये आपका पहला जो था 47वां प्रश्न जो आपका दीर्घ उत्तरीय था, उसका उत्तर हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि अबुल फजल कौन था। अबुल फजल कौन था, मुगल दरबार में उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या था। अबुल फजल कौन था, उसका मुगल दरबार में क्या योगदान था, ये हम लोगों को लिखना है और इसका उत्तर लगभग 250 शब्दों के आसपास में लिखना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के समय का एक प्रसिद्ध विद्वान, इतिहासकार, राजनीतिक और दरबारी था। ये किसके समय का था, तो अकबर के समय में उसके दरबार में रहता था। ठीक है, कौन था, तो वह जो है वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। नवरत्न में जिसमें हम लोग देख रहे थे कि बीरबल भी उसमें था, मानसिंह था, टोडरमल था, तो ठीक उसी तरह से आपका जो है ये भी था, अबुल फजल भी उसके दरबार में नवरत्नों में शुमार था, नवरत्न 9 थे। आगे लिखना है कि और उसने अकबर के शासन काल में प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आगे जो उसका परिचय लिखना है, अबुल फजल का परिचय इस तरह से लिखना है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ब्लैक पॉइंट से इसको लिखना है। ठीक है, लिखना है कि अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में हुआ था और उसके पिता का नाम शेख मुबारक था जो प्रसिद्ध विद्वान थे। वह अकबर का मुख्य सचिव यानी कि चीफ एडवाइजर और विश्वसनीय दरबारी बन गया और उसकी हत्या 1602 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा कराई गई थी और ये कराया गया था जहांगीर के कहने पर। समझ गए, तो इतना हम लोगों ने देखा। आगे जो लिखना है कि मुगल दरबार में अबुल फजल का महत्वपूर्ण योगदान, क्या योगदान था, सबसे पहला योगदान इतिहास लेखन में। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास
आईने अकबरी और अकबरनामा नामक ग्रंथों में लिखा। ये जो दो ग्रंथ हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा, इसको किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अकबरनामा में अकबर के जीवन और मुगल साम्राज्य के इतिहास का वर्णन है, और आईने अकबरी में उस समय के प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, धर्म, समाज, शिक्षा, कला आदि का विस्तृत विवरण है, ठीक है। और इस मुगल प्रशासन का विश्व कोश भी कहा जाता है, इसे मुगल प्रशासन का विश्व कोश भी कहा जाता है। किसको? आईने अकबरी को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया इतिहास लेखन में इसका क्या योगदान है अबुल फजल का। और नेक्स्ट जो योगदान है वो दिया गया है दूसरा में, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार। और इसमें जो लिखा हुआ है कि अबुल फजल ने अकबर को सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखने की सलाह दी, और उसके प्रभाव से अकबर ने दीन ये इलाही नामक नया धर्म प्रारंभ किया, जिससे सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाया गया था, और उसने सुलह ये कुल यानी कि सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति का समर्थन किया, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, दीन ये इलाही अकबर का प्रमुख नया धर्म प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक योगदान। प्रशासन में क्या योगदान था अबुल फजल का? तो इसमें दिया गया कि अबुल फजल ने अकबर की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को व्यवस्थित रूप दिया, और उसने शासन प्रणाली को कानून, संगठन और दक्षता के आधार पर चलाने में सहयोग किया, और वह अकबर के राजनीतिक विचारों का मुख्य सूत्रधार था। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अबुल फजल है अकबर के राज्य में, अकबर के दरबार में इसका क्या योगदान था, कितना महत्वपूर्ण काम था। नेक्स्ट आपका दिया गया है राजनीतिक और दार्शनिक योगदान, जिसमें दिया गया है कि अबुल फजल एक विद्वान, दार्शनिक और कुशल कूटनीतिज्ञ था, और वह अकबर के साथ धार्मिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता था, और उसने राज्य में ज्ञान, विवेक और तर्कशीलता का वातावरण विकसित किया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी यहाँ तक देख लिया है। और अंत में जो देना है निष्कर्ष, हर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखते समय लास्ट में क्या देना है? निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष दिया गया है कि अबुल फजल अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली दरबारियों में से एक था, और उसने न केवल अकबर के शासन को बुद्धिमत्ता और सहिष्णुता का रूप दिया, बल्कि मुगल प्रशासन, इतिहास और संस्कृति को भी नई दिशा प्रदान की, और उसकी रचनाएं आज भी उस काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो बहुत ही वीवीआई है, और बोर्ड एग्जाम में इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आपके दोहराए जा सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, और इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया। 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसमें आप लोगों को पता होगा इस विद्रोह का जो नेतृत्व है मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसका उम्र उस समय 81 साल के आसपास था। और साथ ही साथ और भी थे, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, नाना साहब है, हजरत महल है, और बिहार में जगदीशपुर का जो कुंवर सिंह थे वो भी थे। तो इन लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका जो है इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ और इसने राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया था, तो ये आंसर हम लोगों को देना है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण और पहली व्यापक राष्ट्रीय घटना थी, और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके गहरे और दूरगामी परिणाम हुए, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसके क्या कारण थे, इसका स्वरूप क्या था, ये असफल क्यों हो गया, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो इसमें 4 तरह का प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या कारण था, या फिर 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या स्वरूप था, या फिर 1857 ईस्वी का असफलता का क्या कारण था, जो हम लोग यहाँ पर यहाँ नहीं है। और अगला जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ और इसने राष्ट्रवाद का विकास में क्या योगदान दिया। तो ये 4 तरह का प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, 4 में से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे बढ़ें तो इसका जो परिणाम हुआ ये में 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम ये है। और पहला पॉइंट है कि कंपनी शासन का अंत। भारत में 1857 ईस्वी तक कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिस कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिल करके लंदन में किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसका शासन कब तक था, तो 1857 के विद्रोह तक। और इसके बाद क्या हुआ, तो कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का जो शासन है वो इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी थे उसके हाथों में चला गया। समझ गए। आगे लिखना है कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की रानी के अधीन आ गया और इस प्रकार भारत ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गया। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन खत्म हुआ और वहाँ की जो रानी थी उसके हाथों में शासन चला गया, है ना, रानी विक्टोरिया के हाथों में। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भारत सचिव और वायसराय की नियुक्ति की गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन में एक भारत सचिव नियुक्त किया गया और भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय की स्थापना हुई और पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। समझ गए। पहले क्या होते थे, पहले जो होते थे गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी से जो है वायसराय होने लगे, गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ और इसमें लिखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों को तोप खाने और उच्च पदों से दूर रखा गया और सेना में जातीय और प्रांतीय विभाजन की नीति अपनाई गई ताकि भविष्य में एकजुट विद्रोह न हो सके। भारत के जो पुलिस में थे भारतीय सैनिक में, तो उन लोग को जो है उच्च पदों से हटा करके नीचे कर दिया गया ताकि वो लोग जो है एकजुट होकर के किसी तरह का विद्रोह भविष्य में नहीं कर सके। ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है कि राजनीतिक नीति में परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया गया, तो अब जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। पहले दोस्ती मैत्रीपूर्ण रिलेशन नहीं होता था, अब जो है नीति में परिवर्तन किया गया और लैप्स की नीति समाप्त कर दी गई, यानी कि राइज हड़प की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था और जिसके तहत झांसी है, नागपुर है, सतारा है, तो उसको अपने में मिला लिया गया था। आगे दिया गया कि देशी राजाओं को आश्वासन दिया गया कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान रहें तो उनका राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये राजनीतिक नीति में परिवर्तन तक देख लिया। इसका 5वां पॉइंट है प्रशासनिक परिवर्तन और इसमें हम लोगों को जो देखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ा दिया और भारतीयों को शासन में उच्च पदों से दूर रखा गया। प्रशासन का उद्देश्य अब भारतीयों के कल्याण की बजाय ब्रिटिश हितों की रक्षा बन गया। तो ये प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। आगे दिया गया धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह प्रचार करना बंद किया कि वे भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं और उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों और धर्मों में कम हस्तक्षेप करना शुरू किया। अभी जो हम लोग देख रहे हैं झारखंड में एक विवाद चल रहा है जिसमें हम लोग देख रहे हैं
कि बहुत सारे आदिवासी हैं जो ईसाई बन गए हैं। तो यहाँ पर बहस हो रहा है कि जो ईसाई बन गए वो भी आदिवासी हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं। भारतीय संविधान जो बताता है, शायद 29 या 30 जो अनुच्छेद है उसमें, कि जो ईसाई हैं या फिर मुस्लिम हैं तो वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे आदिवासी हैं जो ईसाई बन गए हैं लेकिन फिर भी एसटी में हैं और एसटी का लाभ ले रहे हैं। तो इस पर विवाद चल रहा है। तो ये जो भारत के लोगों को ईसाई बनाया गया, ईसा मसीह का भक्त, तो ये विदेशी जो हम लोग देख रहे हैं ना, पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, तो उसके साथ साथ में धर्म प्रचारक भी आए थे और उन्होंने भारत में आकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया और उसको जो है सनातन धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से ईसाई बनाया है या फिर आदिवासियों को ईसाई बनाया है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो बी में दिया गया है कि राष्ट्रवाद के विकास पर प्रभाव, 1857 ईस्वी के विद्रोह का भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहला दिया गया है राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ। पहला प्रभाव ये है, जिसमें दिया गया कि 1857 के विद्रोह ने पहली बार भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत की और हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और इससे भारतीयों में विश्वास पैदा हुआ कि वे एक साथ मिलकर विदेशी शासन का मुकाबला कर सकते हैं। यानी कि इससे जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ हुआ 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद से। इसका दूसरा में है स्वतंत्रता का विचार बलवान हुआ और इसमें जो लिखना है कि विद्रोह की असफलता ने भारतीयों को यह सिखाया कि संगठित और योजनाबद्ध संघर्ष की आवश्यकता है और आगे चलकर इसी भावना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के गठन और स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और जिसके नेता महात्मा गांधी हुआ करते थे, तो उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और कांग्रेस पार्टी का जनक किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे जो हम लोगों को लिखना है, अंग्रेजी नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ा और इसमें लिखा गया है कि विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के प्रति असंतोष फैल गया और भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संगठनों और आंदोलनों की नींव रखी। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रवाद के विकास पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा उसको हम लोगों ने यहाँ तक देखा 3 पॉइंट में, और अंत में जो है इसमें फिर से निष्कर्ष लिखना है। और इसमें लिखना है कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा परंतु इसने भारत में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता की चेतना और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को जन्म दिया और इसी विद्रोह ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला रखी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि वहाँ का जो लोगों का जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, समझ गए। वहाँ पर कन्नड़ है, मलयालम है और साथ ही साथ अन्य तरह की भाषाएं हैं, तो इसलिए विरोध किया गया था। तो इस समस्या का समाधान संविधान सभा ने कैसे निकाला और क्या व्यवस्था किया, तो वो चीज़ हम लोगों को लिखना है। तो इसमें जो लिखा जाएगा कि भारत की संविधान सभा में भाषा का प्रश्न एक बहुत विवादास्पद विषय था और देश में अनेक भाषाएं बोली जाती थी और इसीलिए यह तय करना कठिन था कि भारत की राजभाषा कौन होगी, और इस विवाद को दूर करने के लिए संविधान सभा ने एक समझौते का मार्ग अपनाया। और अभी जो हम लोग देखते हैं भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ये राजभाषा है, समझ गए, राजभाषा।
आगे जो लिखना है, संविधान सभा द्वारा निकाला गया समाधान या रास्ता। क्या निकाला? तो पहला रास्ता निकाला कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, संविधान सभा ने यह तय किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 40 से 42% लोग ही हैं भारत में जो हिंदी बोलते हैं। समझ गए? बाकी अन्य भाषाओं वाले हैं, जिसमें गुजराती, मराठी, बंगाली या फिर कहें तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, 40 से 42%। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी को 15 वर्ष तक सहायक यानी कि संपर्क भाषा बनाए रखा गया। निर्णय लिया गया कि हिंदी को अपनाने में लोगों को कठिनाई न हो, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अगले 15 वर्षों तक यानी कि 1950 से 1965 तक राजकीय कार्यों और न्यायिक परियोजनों के लिए सहायक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 65 के बाद भी जारी है। इसके बाद आगे जो तीसरा पॉइंट में है कि राजभाषाओं का सम्मान, जिसमें दिया गया कि संविधान ने प्रत्येक राज्य को यह अधिकार दिया है कि वह अपनी राज्य भाषा स्वयं निर्धारित कर सके, यानी कि जो 28 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसका अपना भाषा होगा, ये राज्य निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे दिया गया भाषा आयोग की स्थापना, और ये आपका चौथा पॉइंट है जिसमें लिखना है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि एक भाषा आयोग बनाया जाएगा जो यह सुझाव देगा कि हिंदी को कैसे धीरे धीरे प्रशासन और न्याय में लागू किया जाए। ये तो किया गया था, लेकिन अभी तक जो है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया, और अभी भी जो है इंग्लिश को लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और हिंदी को थोड़ा कम दे रहे हैं। आगे आपका दिया गया है कि अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग आज भी केंद्र सरकार के कामकाज में किया जाता है। 1965 में अंग्रेजी को हटा देना था, लेकिन नहीं हटा, बल्कि 1963 में ये राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और उसके तहत हिंदी और इंग्लिश दोनों को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। सभी सरकारी काम में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे हम लोगों को निष्कर्ष में लिखना है कि संविधान सभा ने भाषा विवाद को हल करने के लिए एक समझौते की नीति अपनाई और हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, और इस समझौते से देश की एकता और भाषाई विविधता दोनों सुरक्षित रखा गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है वह कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे कैसे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुंगभद्रा शाखा यानी कि तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे, और उनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक रहा, यानी कि 20 साल तक। और उनके शासन में विजयनगर साम्राज्य ने अपनी सर्वोच्च समृद्धि, शक्ति और गौरव प्राप्त किया, और इसी कारण उन्हें विजयनगर का महानतम शासक कहा जाता है। और इसको महानतम शासक कहा जो जाता है उसके और क्या क्या कारण है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए। लिखना है कृष्णदेव राय को महान शासक कहे जाने के कारण। पहला, साम्राज्य का विस्तार और शक्ति, है ना। कृष्णदेव राय ने अपने शासन काल में कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने बहमनी राज्य, उड़ीसा यानी कि कटक और बीजापुर के सुल्तानों को पराजित किया, और उनके शासन में विजयनगर साम्राज्य कन्याकुमारी से लेकर के गोदावरी नदी तक फैल गया, और उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत किया। पहला कारण अब महान शासक कहे जाने का।
दूसरा कारण है कि उत्तम शासन और न्याय व्यवस्था। कृष्णदेव राय एक न्याय प्रिय और जनहितैषी राजा थे और उन्होंने किसानों से उचित कर वसूला और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की, सड़कों, किलों, मंदिरों और तालाबों का निर्माण कराया, प्रजा के सुख और सुरक्षा के लिए अनेक सुधार किए। तो ये काम किया। तीसरा पॉइंट, कला और स्थापत्य का विकास। कृष्णदेव राय के समय में जो हुआ, उनके शासनकाल में कला, स्थापत्य और मूर्ति कला का अद्भुत विकास हुआ। ठीक है। हम्पी विठल स्वामी मंदिर और हजार राम मंदिर जैसे सुंदर स्थापत्य उन्हीं के काल की देन है और विजयनगर उस समय दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। समझ गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा क्यों कहा जाता था, तो उसका जो अगला कारण है, चौथा देखिए, दिया गया है साहित्य का स्वर्ण युग था। कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान और कवि थे और उन्होंने तेलुगु में आमुक्त माल्याद, याद रखिएगा आप लोग, आमुक्त माल्याद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और वे संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं के विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिसमें अलसानी, पेदना प्रमुख थे। ठीक है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो आप लोग यहां पर नाम देख रहे हैं, कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट पॉइंट देना है विदेशी यात्रियों की प्रशंसा, और इस पॉइंट में लिखना है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और नूनेज ने अपने लेखों में कृष्णदेव राय की प्रशंसा की है और उन्होंने लिखा है कि उसके शासन में विजयनगर धन, संस्कृति और सुरक्षा के कारण अत्यंत समृद्ध था। निष्कर्ष में अंत में लिख देना है कि कृष्णदेव राय ने अपने बल, बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता और प्रजा वत्सलता से विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया और उनके काल में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ और इसीलिए उन्हें विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था जिसका उत्तर हम लोगों ने यहां तक देखा। इसके बाद आपका जो अंतिम प्रश्न है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, जिसमें दिया गया है 52वां प्रश्न कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। नमक सत्याग्रह का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था और अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चल करके गुजरात के अरब सागर के किनारे डांडी गांव गए थे और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर जो हम लोगों को देखना है कि नमक सत्याग्रह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका जो उत्तर होगा कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया नमक सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ था और यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 मिलाने की 384 किलोमीटर की पद यात्रा से प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के नमक कर का विरोध करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक है। नमक सत्याग्रह के प्रमुख प्रभाव क्या पड़े? पहला प्रभाव, राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन में परिवर्तन। पहले भी आंदोलन हो रहे थे देश की आज़ादी के लिए, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं बना था। कभी जमींदार लोग आंदोलन कर रहे थे तो कभी कोई, लेकिन जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, इसी कहा जाए नमक सत्याग्रह के बाद इसका रंग बदला, रूप बदला। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम जन सामान्य से जुड़ गया और पहले जहां आंदोलन सीमित वर्गों तक था वहीं अब इसमें किसान, मजदूर सभी लोग जुड़ गए। किसान, मजदूर
महिलाएं, छात्र, व्यापारी भी शामिल हुए और इससे स्वतंत्रता आंदोलन सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। नेक्स्ट हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ। तो नमक सत्याग्रह के साथ ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और लोगों ने अंग्रेजी कानूनों, करों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध का शक्तिशाली उदाहरण बना। और इसी दौरान आप लोगों को पता होगा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और साथ ही साथ 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। आगे जो हम लोग देखें तो अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन की नींव हिली। ब्रिटिश शासन का जो नींव है, कुर्सी है, वो हिल गया। नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन की नीतिगत और अधिकार को गहराई से चुनौती दी। अंग्रेजों ने हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया परंतु आंदोलन को दबा नहीं सके और इससे अंग्रेज सरकार की कमजोरी और जनता की एकता उजागर हुई। ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने देखा। चौथा पॉइंट है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। नमक सत्याग्रह में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने नेतृत्व किया और इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सशक्त हुई। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि। भारतीय आंदोलन जो है इंटरनेशनल हो गया। नमक सत्याग्रह ने गांधी जी को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नेता बना दिया और विश्व के कई देशों में गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति की प्रशंसा हुई और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रमुखता से प्रकाशित किया। यानी कि ये जो नमक सत्याग्रह था इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विश्व पटल पर ले आया और चर्चा का विषय बना। अगला जो पॉइंट है गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था और नमक सत्याग्रह के बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया और इससे ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर जो एक चीज था गोलमेज सम्मेलन, कुल मिलाकर के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में जो भाग लिए थे उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अंत में निष्कर्ष में देना है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक अध्याय था और इसने भारत की जनता में स्वतंत्रता की चेतना, राष्ट्रीय एकता और आत्मबल को जागृत किया और इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसक मार्ग से भी अन्यायपूर्ण शासन को चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है तो उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला जो उत्तर है इससे पहले मैंने डाल दिया था, आप लोग उसको जो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो उसका उत्तर भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल से देख लिया है। तो ये आप लोगों के लिए कैसा रहा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आपका जो बाकी सब्जेक्ट है यानी कि ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उससे संबंधित भी वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, तो उसे भी आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग अधिक से अधिक मार्क्स हासिल कर सके। तो आप लोग चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा ताकि अधिक से अधिक अंक हासिल हो सके। धन्यवाद।